नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय त्रिपाठी है और आज मैं आप लोगों के लिए एसक्यूएल सीरीज़ का हिंदी ट्यूटोरियल प्रेजेंट करने जा रहा हूं, जो आपके ही लैंग्वेज में हिंदी में। इस सीरीज़ में हम एसक्यूएल के बेसिक्स कमांड से लेकर के एसक्यूएल मिररिंग, क्लस्टरिंग, ऑलवेज ऑन, रेप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो बिना किसी देरी के आइए हम अपना फर्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे एसक्यूएल सर्वर जो कि इंस्टॉल्ड है, इंस्टॉलेशन और एसक्यूएल सर्वर कैसे इंस्टॉल किया जाए, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या डेटाबेस के बारे में, ये हम बाद में कवर करेंगे। फिलहाल हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारे एसक्यूएल सर्वर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है तो हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि इसमें कौन सा इंस्टेंस, कितने एसक्यूएल सर्वर इंस्टेंस इंस्टॉल्ड है, वो नेम इंस्टेंस है या डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस है। जी हाँ दोस्तों, यह जानने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके कई वेज हैं। सबसे सिंपलेस्ट वे है हम सर्विसेज के थ्रू, service.msc के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि हमारे एसक्यूएल सर्वर में एसक्यूएल कैसे इंस्टॉल्ड है, नेम से इंस्टॉल्ड है या फिर डिफ़ॉल्ट से इंस्टॉल्ड है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम रन पे जा कर के service.msc ओपन करते हैं और यहाँ पे हम एसक्यूएल सर्च करते हैं। आपको मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है एसक्यूएल सर्वर MS SQL सर्वर स्टार्टेड। इट मीन्स ये डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस है। जब भी आप ऐसा देखते हैं कि एसक्यूएल सर्वर MS SQL सर्वर, मीन्स ये डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस है जो कि 1433 पोर्ट पर रन होता है। दूसरी जगह आप देख पा रहे हैं एसक्यूएल सर्वर SQL 2012, जिसकी सर्विस स्टार्ट नहीं है, ये नेम इंस्टेंस है। तो इस तरीके से हम ये वेरीफाई कर पा रहे हैं कि हमारे इस सर्वर में दो एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल्ड है। One is MS SQL Server, which is for default instance, and second is SQL 2012, which is a name instance. Okay. Third one, we can verify it through the registry. रजिस्ट्री के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आप रन पे लिखेंगे रेज एडिट, जैसे हमने लिखा रेज एडिट, जैसे रेज एडिट लिखेंगे तो हमारा ये विंडो ओपन हो जाता है। इसमें हम एच की लोकल मशीन, सॉफ्टवेयर के बाद माइक्रोसॉफ्ट के बाद माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर हम आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 100 110 100 मीन्स एसक्यूएल सर्वर 2008 R2, 110 मीन्स एसक्यूएल सर्वर 2012। तो यहाँ से भी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा एसक्यूएल सर्वर की कौन सी सर्विसेज हमारे पे एसक्यूएल सर्वर नेम इंस्टेंस इंस्टॉल्ड है या फिर डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस। जी हाँ दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन कि अगर हम एसक्यूएल सर्वर की सर्विसेज कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसके भी कई तरीके हैं। सबसे सिंपल तरीका है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कि हम services.msc के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। उसके लिए हमें services.msc में जाना पड़ेगा और जैसे यहाँ की आप देख पा रहे हैं, हम services.msc में गए, यहाँ पर राइट क्लिक करके हम सर्विस यहाँ पे इसकी स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से आप एजेंट की भी सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि एसक्यूएल सर्वर एजेंट का क्या रोल होता है, ये आपको कवर किया जाएगा। दूसरा, आप MS SQL कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ये 2012 वाले में आपको दिखाता हूँ।
ये जस्ट मिनट, 2012 में हम देखते हैं एक बार, हालांकि वो सर्विसेज चल नहीं रही है, लेकिन फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें सर्विसेज दिखती कैसे हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे आप देखेंगे एसक्यूएल सर्वर पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्विसेज लिस्ट हो जाएंगी। यहाँ पर राइट क्लिक करके हम स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं। इसके अलावा हम एसक्यूएल की सर्विसेज को कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू रन कर सकते देख सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जा करके राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। यहाँ पे आप एक कमांड टाइप करेंगे, नेट स्टार्ट। जी हाँ दोस्तों, नेट स्टार्ट इज ए कमांड which display all the services running into the system। ये कमांड है जो कि ये बताता है कि हमारे सर्वर में जो भी सर्विसेज रन होती हैं वो डिस्प्ले करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हैं। फिल्टर लगाने के लिए दोस्तों हम पाइप का यूज करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं फाइंड, देन हम ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि हमें सर्च करना है एसक्यूएल, इट इज ओनली, ये सर्च करने के लिए होता है। एसक्यूएल हमने लिखा और एंटर कर दिया। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे जो भी एसक्यूएल सर्वर इंस्टेंस या डिफॉल्ट इंस्टेंस जो भी इंस्टॉल्ड है वो हमें यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो एक तरीका है कि इसके थ्रू हम सर्विसेज फाइंड आउट कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। दूसरी जो क्वेश्चन हमारा था कि हम एसक्यूएल सर्वर की सर्विसेज कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो सर्विसेज के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट से अगर हमें करना है तो हम लिखते हैं नेट स्टॉप, और डिफॉल्ट इंस्टेंस को करना है तो उसके लिए लिखते हैं एमएस एसक्यूएल सर्वर, एमएस एसक्यूएल एमएस एसक्यूएल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आप देखते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज से करना पड़ेगा। ये स्टॉप हो गए, और इसी तरीके से हम स्टार्ट भी कर सकते हैं। सॉरी, जी हाँ दोस्तों, इंसर्ट की प्रेस करें। अब आप लोगों के जहन में ये बात आ रही होगी कि अगर डिफॉल्ट इंस्टेंस नहीं है, नेम इंस्टेंस है, तो उस केस में हम कैसे ऐसे एसक्यूएल की सर्विस कमांड प्रॉम्प्ट से स्टार्ट एंड स्टॉप करेंगे। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए सिंपल है कि हम यहाँ पे कमांड लिखते हैं एमएस एसक्यूएल और डॉलर लगा देते हैं, और उसके बाद हम देते हैं एसक्यूएल इंस्टेंस का नाम। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस है एमएस एसक्यूएल सर्वर और नेम इंस्टेंस एसक्यूएल 2002। तो यहाँ पे अगर हमें स्टार्ट करना हो इसकी सर्विस, तो यहाँ पे हम एमएस एसक्यूएल डॉलर एसक्यूएल 2012, तो ये सर्विस स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि एवेल्यूएशन पीरियड है जो कि एक्सपायर्ड हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब भी एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट होता है तो क्या क्या फंक्शनैलिटी होती है, एसक्यूएल सर्वर स्टार्टअप पैरामीटर क्या होता है, उसके लिए हम उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट होता है तो पहले वो एरर लॉग चेक करता है। एरर लॉग हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपल तरीके से। जैसे सपोज कर लीजिए आपका एसक्यूएल 2008 R2, हमारे केस में एसक्यूएल 2008 R2 इंस्टॉल है, तो प्रोग्राम फाइल के अंदर एसक्यूएल सर्वर
एसक्यूएल सर्वर के अंदर आप यहाँ देख पा रहे हैं 10 लिखा हुआ है, यहाँ के अंदर एमएस एसक्यूएल। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ लॉग्स, यहाँ आपको ये पाथ आपको दिख जाएगा। मेरी मशीन 64 बिट है और ये डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस आएगा, जो कि हमारा इंस्टेंस यहाँ पे ये था। ये आप चेक भी कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको सर्विसेज के थ्रू बताता हूँ। ऐसे सपोज के लिए यहाँ देखना है तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी में आते हैं, सर्विसेज की प्रॉपर्टी में आएंगे, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर हम ओपन करते हैं पहले। एक तरीका ये है कि ये पाथ है आपका सी प्रोग्राम फाइल माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एमएस एसक्यूएल सर्वर है, ये लॉग पाथ है। ये पाथ हम कैसे फाइंड आउट करें हैं, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर ओपन किया है और यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी पे आए। अब यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, स्टार्टअप पैरामीटर पे क्लिक करिए। स्टार्टअप पैरामीटर पे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि -d ये दिखाता है कि आपका एसक्यूएल सर्वर का मास्टर डेटाबेस का पाथ दिखाता है। एरर लॉग का पाथ यहाँ से आप देख सकते हो, ये एरर लॉग है। और ये आपका है डेटा पाथ, एरर लॉग पाथ और ये लॉग पाथ। लॉग फाइल हमारी कहाँ बनेगी ये बताता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप यहाँ एडवांस में देखेंगे, एडवांस में आपको डायरेक्टरी पाथ भी दिख जाएगी। डम डायरेक्टरी क्या है, लॉग फाइल पाथ, लॉग फाइल का पाथ यहाँ पता चल जाएगा। स्टार्टअप पैरामीटर में ये चीज़ आपको डिफाइन हो जाएगी, मास्टर डेटाबेस का पाथ क्या है। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको ये बता रहा था कि हम जब भी एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट होता है तो क्या क्या चीज़ें चेक करता है। पहले वो एरर लॉग चेक करेगा। एरर लॉग चेक करने के लिए मैं आपको तरीका बता दिया कि सर्विसेज में जा करके उसमें हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर ओपन करते हैं, जैसे यहाँ कि आप देख पा रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में जा करके प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं। प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद स्टार्टअप पैरामीटर ये आपको दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और एडवांस में जा करके यहाँ पे आपको डम डायरेक्टरी, एरर डायरेक्टरी सबके पाथ भी मिल जाएंगे। ये पाथ जैसे हमें लॉग का अगर हमें चेक करना है तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं। ये जो है ये देखिए डम डायरेक्टरी के अंदर ये लॉग का पाथ आपको दिख जाएगा, वहाँ एरर लॉग शो हो जाएंगे आपको। जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये लॉग का फोल्डर है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जब भी एसक्यूएल सर्वर रीस्टार्ट होता है तो ये एरर लॉग सफल हो जाते हैं। मतलब अभी जो एरर लॉग फाइल है वो एरर लॉग 1 हो जाएगा, एरर लॉग 1 2 हो जाएगा। ये नंबर ऑफ फाइल जो होते हैं 0 से लेकर के 6 तक होते हैं और ये हर स्टार्टअप पे ये चेंज होते रोटेट होते रहते हैं, ठीक है। तो पहले एसक्यूएल सर्वर एरर लॉग चेक करता है, ठीक है। और उसके बाद वो क्या करता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि नया स्टार्टअप के बाद वो नया एरर लॉग फाइल बनाता है और वो रोल ओवर हो जाता है सारी चीज़ें। उसके बाद एसक्यूएल सर्वर स्टार्टअप पैरामीटर चेक करता है कि मास्टर डेटाबेस का पाथ क्या है, एरर लॉग का पाथ क्या है और लॉग फाइल का पाथ क्या है। फिर वो मास्टर डेटाबेस स्टार्ट करता है। एमएस एसक्यूएल रिसोर्स, एमएस एसक्यूएल सिस्टम रिसोर्स, जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा कि इसका इंट्रोडक्शन बेसिकली 2005 में हुआ था, जब एसक्यूएल सर्वर 2005 इंट्रोड्यूस हुआ था तो एमएस एसक्यूएल रिसोर्स डेटाबेस का यूज हुआ था। इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा कि बेसिकली एमएस एसक्यूएल सिस्टम रिसोर्स डेटाबेस क्या कंटेंट करता है। एमएस एसक्यूएल सिस्टम रिसोर्स डेटाबेस एक्चुअल में सिस्टम फाइलें कंटेंट करता है। पहले 2000 में
सिस्टम फाइलें जैसे जो भी सिस्टम फाइलें यूज होती थी वो मास्टर डेटाबेस कंटेन करता था, पर अब 2005 से ऑनवर्ड जो भी एसक्यूएल के वर्जन आ रहे हैं उसमें एमएस एसक्यूएल सिस्टम रिसोर्स डेटाबेस ही सिस्टम फाइलें और जो भी स्टोर प्रोसीजर है, जितनी सिस्टम फाइल है वो इस डेटाबेस के अंदर कंटेंट होती है। मास्टर डेटाबेस उसकी लॉजिकल रिपोजिटरी होती है। तो पहले एरर लॉग चेक करता है, एरर लॉग को सफल करके रोल ओवर करके नया एरर लॉग फाइल बनाता है और वो रोटेट होता रहता है, 0 से 7 0 से 6 होती है। उसके बाद एरर सेटअप पैरामीटर चेक करेगा, देन मास्टर डेटाबेस रिस्टार्ट करता है, एमएस एसक्यूएल सिस्टम रिसोर्स डेटाबेस स्टार्ट करता है। मॉडल डेटाबेस, व्हाट इज द यूज ऑफ मॉडल डेटाबेस? मॉडल डेटाबेस का यूज बेसिकली ये टेम्पलेट की तरह यूज होता है। इसके बारे में आपको डेप्थ में बताया जाएगा कि मॉडल डेटाबेस बेसिकली क्या कवर करता है। मॉडल डेटाबेस जैसे सपोज कर लीजिए आपको प्रोडक्शन में ऐसी इन्वायरमेंट आ गई कि मुझे स्पेसिफिक यूजर के साथ डिफरेंट इन प्रिविलेज के साथ, जैसे उसको सिस एडमिन बनाना है या उसको डीडीएल यूज़र देना है, बैकअप यूज़र देना है, इन सब सारे यूजर्स के साथ हमें बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस, जब भी मैं डेटाबेस क्रिएट करूँ तो ये मुझे सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट बन के आ जाए। तो ये चीज़ें हम मास्टर मॉडल डेटाबेस के अंदर हम डिफाइन करते थे। जब भी हम नया कोई भी डेटाबेस बनाए तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें ये सारी चीज़ें बन जाएंगे। तो जस्ट अभी के लिए हम ये समझ सकते हैं ये एज अ टेम्पलेट वर्क करता है, जिसमें हम प्री डिफाइंड कोई भी चीज़ें हम डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट एसक्यूएल सर्वर का जो पोर्ट होता है 1433 होता है, ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है। लेकिन अगर वो इंस्टेंस पोर्ट पे है तो नेम इंस्टेंस पे है तो वहाँ पे हम पोर्ट असाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ, आप यहाँ पे प्रोटोकॉल में जैसे आपने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर ओपन किया और ये मेरा एसक्यूएल सर्वर है, यहाँ पे टीसीपी आईपी का सेशन आता है। टीसीपी आईपी के आईपी एंड एड्रेसेस में जा करके हम यहाँ पे पोर्ट उसका चेंज कर सकते हैं। ओके, इसका पोर्ट हम चेंज कर सकते हैं। हम कैसे जान सकते हैं कि कौन से पोर्ट पे रन कर रहा है? एक तो तरीका है कि हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में जाकर के टीसीपी आईपी में जाकर के आईपी एड्रेसेस के अंदर, जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी कि यहाँ पे जाकर के हम पता कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हम सीधे जाएं, हम लॉग ओपन कर लेते हैं, एरर लॉग ही ओपन कर लेते हैं, वहाँ पे भी हमें दिख जाएगा। एरर लॉग के अंदर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम अगर चेक करते हैं, हम नोटपैड वैसे ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, यहाँ पे आप देख पाएंगे देखिए स्टार्टअप पैरामीटर है ये, और दिखाना चाहता हूँ ये देखिए, यहाँ आप सर्च करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि सर्वर इज लिसनिंग ऑन IP41433। अगर ये नेम इंस्टेंस होता है तो यहाँ पे उसका उसी पोर्ट डिफाइन हो जाएगा, आपको पोर्ट आपको दिख जाएगा यहाँ पे किस पोर्ट पे एसक्यूएल चल रहा है। तो ये चीज़ क्लियर हुई कि स्टार्टअप पैरामीटर में हमारे क्या क्या चीज़ें होती हैं। देन वो टेम्प डीबी डेटाबेस स्टार्ट करता है। उसके बाद MSDB डेटाबेस। टेम्प डेटाबेस किस लिए यूज होता है? टेम्प डेटाबेस मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसका जो रिकवरी मॉडल होता है बाय डिफॉल्ट सिंपल होता है, फुल नहीं होता है। मास्टर और मॉडल और इन सब के रिकवरी मॉडल हम फुल सिंपल कर सकते हैं, पर टेम्प बाय डिफॉल्ट सिंपल होता है। टेम्प जैसे हमने इंडेक्सिंग कर रहे हैं या कुछ वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, ग्लोबल वेरिएबल यूज कर रहे हैं, एसक्यूएल वेरिएबल यूज कर रहे हैं, या टेम्प टेबल हम बना रहे हैं, टेम्प टेबल में डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें टेम्परेरी टेम्प डेटाबेस के अंदर ही रिस्टोर होती है।
इसलिए टेम्प का यूज जो है वो एसक्यूएल सर्वर में एक इम्पोर्टेंट रोल है। टेम्प का अगर हमारा फाइल भर जाता है, मास्टर डेटाबेस एमडीएफ और एलडीएफ अगर वो फुल हो जाता है, तो उस केस में भी हमें प्रॉब्लम आती है। तो उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, ये आने वाले सेशन में हम इसको डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट एमएसडीबी डेटाबेस की सर्विस स्टार्ट। एमएसडीबी डेटाबेस जो होता है वो कंटेन करता है जितने भी हमारे जॉब शेड्यूल हो रखे हैं, जितने भी बैकअप हो रहे हैं, जो भी रिस्टोर हो रहा है, जितने भी डेटाबेस हमने बैकअप लिए हैं या जो भी हम रिस्टोरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और इन सारे चीज़ों का वो रिकॉर्ड रखता है। आफ्टर दैट एसक्यूएल सर्वर जो यूजर डेटाबेस है उनको रिस्टार्ट करता है। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं जो कि एसक्यूएल सर्वर परफॉर्म करता है ड्यूरिंग द स्टार्टअप। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ डिफॉल्ट इंस्टेंस और और इंस्टेंस अवेयर और इंस्टेंस अनअवेयर सर्विसेज क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, इंस्टेंस अवेयर सर्विसेज वो होती हैं जैसे कि एसक्यूएल सर्वर हमने इंस्टॉल किया तो उसकी एक सर्विस बन गई, एजेंट हमने इंस्टॉल किया उसकी एक सर्विस बन गई, एनालिसिस सर्विसेज, एसक्यूएल सर्विसेज, एनालिसिस सर्विसेज, रिपोर्टिंग सर्विसेज, ये इंस्टेंस अवेयर है। हमारे जितने भी इंस्टेंस इंस्टॉल होंगे सबके अलग अलग सर्विसेज बनेंगे। पर इंस्टेंस अनअवेयर जैसे इंटीग्रेटेड सर्विसेज, ये हम चाहे जितने भी मल्टीपल इंस्टेंस बना दें, इंटीग्रेटेड सर्विस हमारी एक ही रहेगी। ब्राउजर सर्विसेज और वीएसएसएस सर्विसेज, यानी वॉल्यूम शैडो कॉपी से बोलते हैं। ब्राउजर सर्विसेज का रोल क्या होता है दोस्तों? ब्राउजर सर्विसेज बेसिकली जब रोल तभी आता है, इसका रोल तब यूज होता है जब हम इंस्टेंस डिफॉल्ट इंस्टेंस नॉन इंस्टॉल करके एसक्यूएल नेम इंस्टेंस इंस्टॉल करते हैं। तो नेम इंस्टेंस के लिए बेसिकली हम जो नाम के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं डेटाबेस को, उसके लिए ब्राउजर सर्विसेज ये बताता है कि हम किस एसक्यूएल इंस्टेंस से कनेक्ट हों, वो हमें गाइड करता है। इसलिए बेसिकली ब्राउजर सर्विसेज का यूज होता है नेम इंस्टेंस के थ्रू डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए, क्योंकि वही हमें बताता है कि कौन सा नेम इंस्टेंस एसक्यूएल सर्वर किस पोर्ट पे चल रहा है, ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस के केस में हम अगर ब्राउज़र सर्विसेज बंद भी कर दें तो भी हम कनेक्ट कर पाएंगे, पर नेम इंस्टेंस के केस में अगर नेम के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें ब्राउज़र सर्विसेज चलनी चाहिए, क्योंकि वही आइडेंटिफाई करके बता पाएगा मल्टीपल अगर सर्विस नेम इंस्टेंस चली कि हमें किस नेम इंस्टेंस पे कनेक्ट करना है, वही बता पाएगा। दूसरा तरीका है कि अगर हम ब्राउज़र सर्विसेज बंद कर देते तो हमें फुल क्वालिफाइड नेम, मतलब सर्वर का नाम, पोर्ट नेम, सारी चीज़ें हमें बतानी पड़ेंगी, तब हम कनेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वॉल्यूम शैडो कॉपी राइटर बेसिकली क्या होता है कि इट्स अ बैकअप टेक्नोलॉजी, थर्ड पार्टी टूल। इसका यूज़ करके थर्ड पार्टी टूल के थ्रू जो एमडीएफ एलडीएफ की शैडो कॉपी हम कॉपी कर लेते हैं। इवन डेटाबेस हमारा रनिंग भी होता है तो भी हम कॉपी करके उसका डेटाबेस का बैकअप ले सकते हैं, एमडीएफ और एलडीएफ कॉपी कर सकते हैं।
तो ये आगे हम देखेंगे कैसे करते हैं इसके लिए। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एसक्यूएल सर्विसेज बेसिकली क्या होता है। जब भी हमारा एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल होता है तो एसक्यूएल की सर्विस इंस्टॉल होती है। एसक्यूएल सर्विस हमारी इंस्टॉल है तो हम एसक्यूएल सर्वर इंजन स्टार्ट है तो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। एसक्यूएल एक्टिव डायरेक्टरी हेल्पर, इसके थ्रू ये हमें हेल्प प्रोवाइड करता है कि हम एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर एसक्यूएल के यूजर्स, एसक्यूएल जब भी हम क्लस्टर क्रिएट करते हैं तो एसक्यूएल यूजर उसमें क्रिएट करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, क्योंकि हम एक्टिव डायरेक्टरी यूजर जो एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर भी एसक्यूएल ऑथेंटिकेट कर पाए। एजेंट सर्विस हमारी तभी रिक्वायर्ड होती है। एजेंट सर्विस जब हमारी चले, जैसे हम अगर हम जॉब रन करना चाह रहे हैं, बाय डिफॉल्ट अगर मेरा एसक्यूएल एक्सप्रेस एडिशन है तो एजेंट सर्विसेज आपको नहीं मिलेंगी। जैसे खुद की जॉब बनाना चाहते हैं, उसे शेड्यूल करना चाहते हैं तो एजेंट सर्विस रनिंग होनी चाहिए। रिपोर्ट, अगर हमें रिपोर्ट क्रिएट करना है, एसएसआरएस रिपोर्ट बनानी है तो उसके लिए रिपोर्ट सर्विसेज होनी, रिपोर्ट सर्वर इंस्टॉल है, रिपोर्ट सर्विसेज उसमें इंस्टॉल होना चाहिए। एनालिसिस सर्विस के लिए एनालिसिस एमएस एसक्यूएल एनालिसिस सर्विसेज, जैसे कि मैंने बताया आपको कि एसक्यूएल सर्वर ब्राउजर जो होता है वो इंस्टेंस अनअवेयर है, और ये सिर्फ पर्टिकुलर नेम इंस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए काम आता है। डिफॉल्ट इंस्टेंस के केस में इसका कोई यूज नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, वॉल्यूम शैडो कॉपी का यूज बैकअप के लिए यूज होता है। ये वीएसएस वॉल्यूम शैडो कॉपी सर्विस होती है, इसके थ्रू एक फ्रेमवर्क होता है जो कि रनिंग स्टेटस, एसक्यूएल के रनिंग स्टेटस में ही एमडीएफ एलडीएफ को कॉपी कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस रूट में बताया कि एरर लॉग हम कैसे चेक करेंगे। जैसे हमारा कोई एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट नहीं हो रहा है या स्टार्टअप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ एरर आ रहा है, तो लॉग फोल्डर के अंदर, जो कि हमने बताया कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के थ्रू, प्रॉपर्टी के थ्रू एडवांस में जा करके वहाँ से हम डम डायरेक्टरी का पाथ लेकर के लॉग फोल्डर में एरर लॉग फाइल के अंदर हम चेक कर सकते हैं बेसिकली क्या है एरर प्रॉब्लम। और इवेंट व्यूअर में भी हमें, इवेंट व्यूअर में भी अगर हमारा एसक्यूएल सर्वर चल रहा है तो उस इवेंट व्यूअर के अंदर भी हमारे, अगर हमारे एसक्यूएल में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ भी हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हमें अगर ये पता करना हो कि हमारा एसक्यूएल सर्वर कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है, कौन सा एसक्यूएल सर्वर का वर्जन हम यूज कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो उसके लिए सिंपली हम चेक कर सकते हैं कि हमने ओपन किया एमएसएस। आज के लिए आप रन पे जाइए और रन पे आप टाइप करिए एस एस एम एस ओपन करेंगे तो ये जीवाई खुल जाएगा। आप मास्टर डेटाबेस में राइट क्लिक करके न्यू क्वेरी, देन आप सिंपली लिख सकते हैं सेलेक्ट @ वर्जन। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे
डबल क्लिक करके पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर R2 RTM वर्जन रेडी टू मैन्युफैक्चर बोलते हैं RTM वर्जन ये इंस्टॉल है। इसके लिए अगर आपको डेप्थ में चेक करना है कि इसके लिए एक कमांड और होता है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इस कमांड के थ्रू भी आप पूरा चेक कर सकते हैं कि क्या है। यहाँ आपको पता चल जाएगा सर्वर प्रॉपर्टी प्रोडक्ट वर्जन हमारा अभी 10.5 ये R2 के लिए यूज होता है। प्रोडक्ट लेवल RTM है, रेडी टू मैन्युफैक्चर एंड एडिशन इज एंटरप्राइज एडिशन। इस तरीके से हम ये चेक कर सकते हैं कि इसका सर्वर का हमारा कौन सा इंस्टेंस रनिंग है। जी हाँ दोस्तों, अब एक चीज मैं आपको क्लियर और करना चाहता हूँ कि जब भी माइक्रोसॉफ्ट कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है जैसे एसक्यूएल सर्वर के लिए है, तो इसमें डिफरेंट तरीके के प्रॉब्लम्स आते रहती हैं। तो उन्हें फिक्स करने के लिए समय समय पर वो पैच, हॉट फिक्स और सर्विस पैक देता है। आइए जाने इनमें डिफरेंस क्या होता है। पैच क्या होता है? बेसिकली अगर कोई नॉन इश्यूज हैं, कुछ नॉन बग्स हैं जो पब्लिकली रिलीज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पैच। हॉट फिक्स क्या है? हॉट फिक्स कुछ स्पेसिफिक इशू है जो कि पब्लिकली रिलीज नहीं दिया गया है, कुछ स्पेसिफिक इशू के लिए हॉट फिक्स दिया जाता है। और इन सब को कंसोलिडेट करके जो लार्ज नंबर ऑफ अपडेट आता है, दैट इज कॉल्ड इंक्लूडिंग पैच, हॉट फिक्स, उसे हम सर्विस पैक बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसके अलावा मैं आपको एसक्यूएल सर्वर के डेटाबेस के बारे में बताना चाहता हूँ कि एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस की क्या क्या यूज हैं, उनके क्या क्या पर्पसेस हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए पहले हम आप देखते हैं कि इन जनरल पहले आता है मास्टर डेटाबेस। मास्टर डेटाबेस क्या है? मास्टर डेटाबेस जो है वो लॉजिकल रिपोजिटरी है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले 2000 में मास्टर डेटाबेस के अंदर ही सारे सिस्टम फाइलें वगैरह होती थी। 2005 से ये डिफरेंट हो गया है कि सिस्टम रिसोर्स डेटाबेस जो है MS SQL सिस्टम रिसोर्स डेटाबेस के अंदर ही SQL फाइल होती हैं और मास्टर डेटाबेस एज अ लॉजिकल रिपोजिटरी वर्क करता है। मास्टर डेटाबेस क्या कंटेन करता है? मास्टर डेटाबेस इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन, डेटाबेस इंस्टेंस, कितने डेटाबेस इंस्टेंस पर्टिकुलर इंस्टेंस में है, कौन कौन सी फाइलें हैं, हर डेटाबेस के अंदर कितनी फाइलें हैं, लॉगिन्स क्या है, कितने लिंक सर्वर बने हुए हैं। लिंक सर्वर बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लिंक सर्वर अगर हम अपने एग्जिस्टिंग सर्वर से किसी दूसरे सर्वर में क्वेरी चलाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस सर्वर का एक लिंक सर्वर बना देते हैं जिससे हम अपने ही एसक्यूएल इंस्टेंस पे रहते हुए उस सर्वर के अंदर क्वेरी फायर कर पाते हैं। ये मैं आपको एग्जांपल करके बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद रिसोर्स डेटाबेस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि रिसोर्स डेटाबेस रिसोर्स डेटाबेस जितने भी सिस्टम ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे ये कंटेंट करता है।
बेसिकली रिसोर्स डेटाबेस 2008 से 2000 2005 2008 ऑनवर्ड में हमें क्या हो गया, जैसे अगर हम कोई सर्विस पैक इंस्टॉल करते हैं और उसे हमें किसी प्रॉब्लम मतलब किसी भी पर्टिकुलर बग की वजह से या कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसे हम रोल बैक कैसे करते हैं, तो इसमें रिसोर्स डेटाबेस का यूज होता है। और 2008 में ये फैसिलिटी आ गई है कि हम उसे रोल बैक भी कर सकते हैं, सर्विस पैक को हम वैसे ही इंस्टॉल कर सकते हैं जैसे प्रोग्राम हम इंस्टॉल करते हैं। और अगर आपको ये वेरीफाई करना हो कि रिसोर्स वर्जन कौन सा है, जैसे यहाँ पे अगर मैं चेक कराना चाहूँ आपको, या ये सारे कमांड आप चला के चेक कर सकते हैं कि बेसिकली सिस ऑब्जेक्ट सारे सिस्टम ऑब्जेक्ट्स होते हैं। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं रिसोर्स वर्जन अगर मैं देखना है क्या है तो ये दिखाएंगे कि हमारा भी 10.50 2008 टोटली रिसोर्स लास्ट अपडेट है, कब अपडेट हुआ है ये, तो ये इस तारीख को अपडेट हुआ है। और उनके डेफिनेशंस क्या हैं, ये सारे डेफिनेशंस हैं। तो बेसिकली रिसोर्स डेटाबेस का यूज होता है। टेम्पडीबी मैंने बताया, टेम्पडीबी का सबसे इम्पोर्टेंट यूज क्या है, जब भी टेम्पडीबी का हम बैकअप नहीं ले सकते हैं, टेम्पडीबी का जो बाय डिफॉल्ट अगर आप देखेंगे तो ये सिंपल ही होता है। बाय डिफॉल्ट रिकवरी मॉडल क्या होता है, टेम्पडीबी का रिकवरी मॉडल बाय डिफॉल्ट सिंपल होता है। और बाकी सारे डेटाबेस का रिकवरी मॉडल आप चेंज कर सकते हो। आप ये जो है फुल भी कर सकते हो, सिंपल भी कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, आप चेंज कर सकते हो। ओके, मॉडल ऑलवेज फुल, इट एमएसडीबी भी आप फुल कर सकते हो, देयर इज नो इशू। बाय डिफॉल्ट जो होता है 10 डीबी क्या होता है, 10 डीबी होता है वो सिंपल ही होता है, इसका डेटाबेस का बैकअप नहीं ले सकते हैं। और एसक्यूएल के हर स्टार्टअप के बाद ये फ्लश कर देता है और फिर से नया 10 डीबी के फाइलें क्रिएट करता है। मॉडल डेटाबेस जैसे मैंने आपको बताया कि मॉडल डेटाबेस एज ए टेम्पलेट यूज करता है। और अगर हमें कुछ भी स्टोर प्रोसीजर कुछ डिफरेंट टाइप के डेटाबेस स्टोर प्रोसीजर हुए या कोई लॉगिन्स हुए, कुछ ट्रिगर हुए, अगर डेटाबेस के अंदर से प्री डिफाइन करने हैं, पहले से बनाने हैं कि जब भी हम डेटाबेस क्रिएट करें ये हमारा प्रोसीजर और ये ट्रिगर ये ऑलरेडी बने, ये लॉगिन ऑलरेडी बने रहे, तो इस तरीके का हम टेम्पलेट बना सकते हैं यूजिंग मॉडल डेटाबेस। इसलिए मॉडल डेटाबेस को हम एज अ टेम्पलेट डेटाबेस ट्रीट करते हैं, जो कि जैसे भी बाय डिफॉल्ट हम जो डेटाबेस क्रिएट करते हैं इसके अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं, और जैसे भी हम जब भी न्यू डेटाबेस क्रिएट करेंगे उसके अंदर ये सारी फीचर्स आ जाएंगे। एमएसडीबी डेटाबेस जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये एसक्यूएल एजेंट जितने भी मतलब जो भी जॉब होते हैं, जितने भी जॉब है, जो भी शेड्यूल टाइम है, जो भी बैकअप है, रिस्टोर है, एसएसआईएस पैकेजेस हैं, एसएसआईएस पैकेजेस भी इसके अंदर रिस्टोर्ड होते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। ओके, तो इस तरीके से ये आपने इन शॉर्ट आपने ये जाना कि एसक्यूएल सर्वर के बेसिक स्टेप्स क्या क्या हैं, बेसिक डेटाबेस के कैटेगरीज क्या हैं, उनका रोल्स क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ और नए एसक्यूएल सर्वर के बारे में नए सेशन के साथ आते हैं, जिसमें हम आपको कवर करेंगे डेटाबेस फाइल्स के बारे में, एक्सटेंड क्या होते हैं, एक्चुअल में डेटाबेस में स्टोरिंग कैसे होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों।